आदाब, नमस्कार। मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। जामा मस्जिद और उसके आसपास के पूरे इलाके में इलीगल इंक्रोचमेंट के ऊपर कोर्ट अब सख्त है। कोर्ट ने एमसीडी को ऑर्डर दिया है सर्वे करने का। एक सर्वे 2 महीने में होना चाहिए कोर्ट के आदेश से, और उसमें ये पता लगाना चाहिए कि कौन कौन से एरियाज़ पटरी इलीगल इंक्रोचमेंट है, और उस रिपोर्ट के बाद आपको पता है कि एमसीडी क्या करेगी। दूसरी बात, याचिकाकर्ता यहीं पुरानी दिल्ली से हैं। उनका ये कहना है कोर्ट से कि ये एक सर्वे कराया जाए, यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट है, लोग ठिये लगा लेते हैं, दुकानें लगा लेते हैं, सड़क जाम होती है। वो चाहते हैं कि उनके जामा मस्जिद, उनकी अपनी जो उसकी खूबसूरती है, उसकी जो अस्मिता है, वो बरकरार रहे। अमीर साहब, आपको ये नहीं लगता कि दो जब बड़े हाथी लड़ते हैं तो घास पिस जाती है? नहीं, देखो, तो हाथी का हम तो छोटे से चींटी है, लेकिन अल्लाह की रहमत से अल्लाह ने वो ताकत दी चींटी में, बड़े बड़ों को शिकत कर दिया कि कुछ लोग विकलांग हैं, कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, 100, 200, 500 रुपए की रोज़ी है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये बद्दुआ का काम भी हो सकता है? लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ उन लोगों से बात करने जिनकी ज़िंदगी पे ये पूरा असर सीधा पड़ने वाला है अगर यहाँ पर एमसीडी की कार्रवाई होती है तो। एक शख्स जो आकर यहाँ से 100, 200, 500 रुपये कमा कर ले जाता है, अगर उसकी ये ठिये उजाड़ दिए जाएंगे तो वो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, उसका घर कैसे चलता है? आने वाला वक्त ईद का है, रमज़ान आने वाले हैं, इन सब की उम्मीदें ये होंगी कि कुछ 1-2 महीने कुछ पैसा जोड़ लिया जाए और अपनी ईद बनाई जाए। और अगर इस तरह की कार्रवाई 2 महीने के अंदर अंदर होती है तो जो लोग 50-50 साल से यहाँ बैठे हैं उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। आइए जानेंगे, इन लोगों से बात करेंगे कि किसके घर में क्या हालात हैं और कौन क्या कमा कर यहाँ से ले जाता है, और अगर कमाई उनकी रुक जाएगी तो आने वाले वक्त में उनका होगा क्या। देखिए ये रिपोर्ट। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। कितना वक्त हुआ आपको? तकरीबन ये मेरी 47 साल की उम्र है। हमारे वालिद साहब लगाया करते तो मरहूम, क्या समझे, उनका इंतकाल हो गया। इसके बाद हम दोनों भाइयों ने संभाला। घर में रोजी रोटी किस तरह से चलती है? सब यही है? इसी का एज आमद रहा। आप यहाँ से क्या कमा लेते हैं? घर कितने पैसे ले जाते हैं रोज़ के? कभी जो है बराबर में छुटते हैं जी, और कभी कुछ पैसे मिल जाते हैं। मर्द का जो शोहर है वो कारोबार है, उसका कारोबार उजड़ जाएगा, जाहिर सी बात है, आप आगे सब जानते हैं। बहरहाल जो है हमारी ज़िंदगी जो है कश्मा आ जाएगी। सर्वे होने वाला है, आप लोगों को अगर यहाँ से जाने क्या करेंगे उसके बाद? और फिर अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप रिक्शा चला लेंगे, कुछ कर लेंगे, जो है जिससे मुकद्दर होगा। जमा जो है आपके पास कितने पैसे हैं घर के लिए? नहीं यार, वहाँ क्या होगा, 500 में क्या खर्चा होगा? बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, 2 बच्चे पढ़ते हैं अभी, वो भी प्राइवेट में पढ़ते हैं। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अब गवर्नमेंट देख ले क्या करेंगे वो। कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? जैसे हमारा वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। कितना साल हो गया दिल्ली में? यहाँ तो हमारा 30 साल हो गए दिल्ली में, यहाँ 15 साल से लगा रहा हूँ। कोर्ट ने ये कहा है एमसीडी को, इसको सर्वे करके और हमें इसकी रिपोर्ट दो, ठीक है। लोगों ने, मीडिया ने उड़ा रखा है कि ये सब साफ होगा, साफ नहीं होगा अल्लाह की रहमत से, समझे। दूसरी बात ये है कि हम आज से नहीं बैठे हुए हैं और यहाँ से हजारों बच्चों के और घर पल रहे हैं, समझे, रोजी रोटी। दूसरी बात, यहाँ पर जो बैठे हुए लोग 100-200 आप रोज लेके हाँ, जाते हैं। खुदा की कसम, ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि आज अगर कमा लिया उन्होंने तो कल की फिक्र करेंगे कल, ऐसे ऐसे भी हैं। और ये अल्लाह का घर है, यहाँ सब आते हैं, सब जाते हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, समझे। और सब गरीबों की खरीदारी भी हो जाती है, गरीब लोग बैठे हैं। कितने लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, जिन छोटे बड़े जो भी अपने घर चला रहे हैं? कितने? देखो, मैं अपनी बताऊँ आपको, मेरी 3 बेटियाँ, बेटा कोई है नहीं। मेरा ये ओपन हार्ट सर्जरी हुई हुई है और अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। डॉक्टर ने मना किया बोलने के लिए, मजबूरन यहाँ बोलना पड़ता है, ठीक है। अब क्या करा जाए, बच्चों का पेट पालना है, समझे साहब। और ये लोग सब, ये जितने भी लोग हैं सब गरीब ही लोग हैं। पहले दुकानें थी, सन 2000 में तोड़ दी गवर्नमेंट ने, हमें कुछ मिला नहीं, ना हमने कुछ लिया, और अब ऐसे बैठे हुए हैं। ये मेहंदी बेचते हैं, उनका बेचारों का हाथ नहीं है, खुद ही बैठते हैं मजबूरी को। बच्चा है, बच्चे हैं उनके, वही बच्चे ऐसी हैं दिमाग से। अब बताइए उनका घर कैसे चलेगा, परिवार अगर, और खुद बैठता है मजबूरी। आपका एक हाथ में परेशानी है? हाँ, बस चल्ला वो करे गुजारा, यहाँ बैठे क्या कमा लेते हैं रोज? 200-400 रुपये अपने बच्चों के, 2 लड़के बेटी जवान, उनकी शादी, पैसा नहीं इतना कहाँ से आएगा। अब यहाँ से बैठे हैं अपना 100-200 रुपये कमाए रहे, बैठे खा रहे, कमा रहे बेचारे बैठे। अगर ये उजाड़ दिया जाता है तो घर कैसे चलेगा?
ये तो अल्लाह जाने, अल्लाह भाई भाई, ये तो देखो ना कहाँ पे कैसे चलेगा। ये सारे वैसे बैठे, ठोका राज में तो बैठेगा नहीं। अगर इनके पास दौलत है तो कहीं बैठ जाएगा दुकान लेके, हम क्या बैठेंगे। हम तो अपना या तो भीख मांगे, मजदूरी में, हमारी तो मजदूरी बस की 70 साल के ऊपर, क्या करेंगे हम। भाई साहब बहुत झटका लगता है। 20 बच्चे, रोटी रोजगार, सबसे बड़ी मार जो होती है पेट की होती है। ये तो आप भी जानते हो, हर इंसान जानता है। यहाँ पे बताओ क्या लूटामारी हो रही है। अगर जो हम दिन में 10 पीस बेच रहे हैं तो 50 रुपये पीस बचे तो 500 रुपये तो बच रहा है। 500 रुपये में क्या क्या होता है जरा बताइए। कोई तो बदलाओ। 500 रुपये में हम अपने 20 बच्चों नाश्ता पानी खाना सब ये कर रहा है। और स्कूल जाते हैं बच्चे? जी बच्चे स्कूल जाए, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे। और अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से जाना पड़े तो क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? घर कैसे चलेगा आपका? वही तो, ये तो आप भी जानते हो किस तरह चलेगा। खाली बातों से तो पेट भरता नहीं है। कितने की कमाई हो जाती है रोज? 300-400 रुपये कमा लेते घर में कौन कौन है? परिवार है, बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़का। क्या करते हैं बच्चे? 2 लड़की पढ़ती है, 2 छोटे बच्चे हैं। तो इसी 400 रुपये रोज से जो है आप अपने बच्चों की फीस जमा जी जी, क्या करें, गुजारा इसी में हो जाता है। मेरा नाम जोरान है। क्या कब से काम कर रहे हैं ये, क्या करते हैं? ये पहले मेरे दादा लगाते थे सन 1998 से, फिर मेरे वालिद साहब, अब मैं लगाता हूँ। तो ये हमारा पुराना काम है। ये तो पटरी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, जैसे शाम को सुबह लगाते हैं अपना रोज़ी रोज़गार के लिए, पेट के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करते हैं। फिर वो पैसा 1000-1500 रुपये, 500-600 रुपये की मजदूरी होती है, लेबर भी रख रखी है। काम करके हम फिर उसके बाद अपना घर चले जाते हैं। कोई पक्की जगह तो है नहीं, अगर कहेंगे जी हटा लो तो हटा लेंगे यहाँ से। और बाकी सरकार को हमारी तरफ से सोचना चाहिए, हमें कोई जगह दी जाए, कि हमें कोई ऐसी जगह बिठा दी जाए, ना तो आम आवाम को नुकसान हो ना हमें नुकसान हो। जो गरीब है वो कहाँ जाएगा? पढ़ने भेजेगा, ये हमारी सरकार बिठाएगी हमें। बिठाना चाहिए आप लोगों को। मैंने तो सारी ज़िंदगी हमारी यही हो पढ़ने पे। अगर LCD आती है और चीज़ें हटाती तो आप कबूल है ये फैसला भी? अब जब लगी हुई है और गवर्नमेंट भेज रही है तो करती तो है ही वो। वैसे तो लगाने से उनकी भी बड़ी मेहरबानी है, सरकारी आदमी की बड़ी मेहरबानी है। अगर आप यहाँ से हट गए तो आपके ऊपर और आपके परिवार पे क्या असर पड़ने वाला है? असर पड़ गया कि खाने पीने की परेशानी हो जाएगी सर, और क्या यहीं से हमारी रोजी रोटी चलती है, बस क्या है। खाने पीने की परेशानी लोग हैं घर में? 8 लोग हैं। स्कूल की फीस भी यहीं से? सब कुछ यहीं से है सर। इससे कौन सहारा लगाएगा? कोई भी नहीं है। आज के टाइम में तो कोई किसी को नहीं पूछता। जो है यहीं से है गुजारा, पूरी फैमिली। कितने पैसे ले जाते हैं घर कमा के? अल्लाह करा देता है, खर्चे लायक करा देते हैं। 1000 मिल जाए, 800 मिल जाए, 500 मिल जाए, जो भी मिल जाए ठीक है, अल्लाह का तेरा शुक्र है, समझ हो जाती है घर का खर्चा। आगे की तैयारी है? अगर यहाँ से हटते हैं तो कुछ क्या करेंगे? आगे कुछ नहीं, कोई रास्ता नहीं है। सर हम यहाँ तो अभी से तो बैठे हुए नहीं है, हमारे तो बचपन ही, हमारे वालिद साहब का बुढ़ापा गुजर गया जी, हमारे दादा बैठते थे। हम तो ये समझते हैं अगर MCD कुछ करे तो पहले हमारे बारे में पहले सोचें, कुछ भी फैसला करने से पहले हमसे मशवरा करें, हमें नोटिस बताए कि भाई जो भी तरीका है उससे बात करें। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक मेरी वालिदा है, वालिद साहब का में इंतकाल हो चुका। बच्ची जाती है 5 साल की बच्ची स्कूल जाती है मेरी, बेटा उससे छोटा है अभी। कितने पैसे घर ले जाते हैं कमा के यहाँ से? बस जो अल्लाह देते 300, 400, 500। यहाँ पे कोई हमारा गलत काम नहीं है, कोई गलत चीज़ हम यहाँ करते नहीं, कहीं चोरी कर रहे हैं या जेबें काट रहे हैं या ग्राहक से, कस्टमर से या आने वाले लोगों से ज़बरदस्ती हम पैसे ले रहे हैं। मर्ज़ी का सौदा है, माल दिखाया, समझ में आया, पसंद आया, पैसे लगाए तो ले लिया, नहीं हुआ तो नहीं। माल हमारे पास, पैसे उनके पास, कहाँ जाएंगे? अगर जाना पड़ा यहाँ से तो क्या करेंगे भाई? कैसे चलेगा घर? अल्लाह कोई बेहतर पता है, कोई और ज़रिया तो है नहीं हमारा यहाँ के अलावा। लेकिन एक दुख होता है, बहुत दुख होगा कि ये लोग जाएंगे, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। क्योंकि आज ये 400-500 रुपये कमाते हैं तो पीछे दूसरे दिन का पता नहीं होता कि इनके घर में क्या होने वाला है। किसी के घर में तो ऐसा है कि खाने कोई नहीं है, तो ये गरीब लोग जो है कहाँ जाएंगे? ये बहुत गलत चीज़ है, लोगों को हटाना है। किस तरह की दुकान है यहाँ पर फिलहाल? ये रेडी पटरी सब अपने छोटा सा कारोबार है इनका, घर गृहस्थी है, सबके है, दुख दर्द है। इन लोगों को हटा दिया जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा। इसके लिए रमज़ानों में किस तरह का फुटफॉल होता है यहाँ पर, किस तरह से चलता है? अरे बहुत भीड़ होती है, कोई VIP जो है बंदा आ नहीं सकता यहाँ पर, बहुत दिक्कत होती है आने में। आप देख सकते हैं भीड़ कितनी हो रही है, अभी भी कितने लोगों को परेशानी हो रही है, कोई घूम नहीं सकता, कोई
फ़ोन वॉलेट भी लोगों के निकल जाते हैं ऐसे, ये भी दिक्कत है। फिर मज़ेदारी ख़त्म हो जाएगी ना। ओल्ड दिल्ली की इसी से ही तो है पहचान, खाने पीने के पहचान से ही है ये फेमस। मेरे साथ कुछ यहाँ के मुकामी लोग हैं, मैं उनसे जानता हूँ कि इस बाज़ार की इतिहास क्या है और यहाँ से कितनी रोज़ी रोटी लोगों की चल रही है, और अगर यहाँ पे कोई एक्शन हो जाता है तो उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा। जनाब अपना नाम बता दें और मुझे। मैं जनाब चांद नाम है मेरा, और हम यहाँ पे तकरीबन 40 से 50 साल हमारे बड़े बैठते हैं यहाँ पे, अब हम बैठ रहे हैं। हमारा रोज़ी रोटी यही है, यहीं से हमारे सारे खर्चात होते हैं, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी वगैरह, जितने भी काम हुए हमारे यहीं। कुछ हालांकि मैंने ग्रेजुएशन भी कर रखा है, नौकरी के लिए बहुत धक्के खाए, कहीं कुछ नहीं मिला, और सारी खर्चात हमारे यहीं से पूरे हो रहे हैं। कोई और आमदनी का ज़रिया है नहीं कि भाई कोई हमारा कुछ पीछे से कुछ हो, हमारे पास दुकान या कुछ ऐसी हो या कोई जॉब हो जो हम कर लें। हमारा सिलसिला यहीं से चल रहा है, और अपना सुबह को आना, शाम को जाना, किसी से कोई मतलब नहीं, वो नहीं, अपने काम से काम है। क्या लगता है कितने लगभग लोग का रोज़गार कितने ठेके यहाँ पर होंगे एक यहाँ तो अगर पूरा आप अराउंड तो जाऊँ देखें, और मीना वगैरह ये सब जितने भी, ये तकरीबन 1000 लोग हैं, और इन 1000 के पीछे पूरी फैमिलियाँ हैं। एक परिवार में अगर 10 भी हुए तो 10,000 लोग 10,000 लोग मुतासिर होंगे अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है। और अभी आप अंदाज़ा लगाइए कि एक आदमी के पीछे कितने लोग हैं जुड़े हुए हैं, और फिर क्या होगा और क्या करेंगे। अब इस दौर में आके हम ना नौकरी कर सकते, ना हम कुछ और जॉब कर सकते। और मैं अब बताइए कहाँ जाऊँगा, और मैं वैसे टीवी का मरीज़ हूँ, आपको बताऊँगा। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, और ये जो यहाँ के ड्रामेबाजी हो रही है, इठी हटाओ ये हटाओ, तो हम लोग कहाँ जाएंगे यहाँ से। आप लोग सोचिए, हमारा भी तो आगे कुछ गवर्नमेंट करे फिर। घर में कितने लोग हैं? मेरी 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, एक मेरी बहन है, तो उनको कहाँ लेके जाऊँगा। कमाई का ज़रिया क्या है आपका? और भाई यही है बस, एक इसके अलावा हमारा कोई ज़रिया ही नहीं है। अगर हम यहाँ से हट जाएंगे तो क्या भीख मांगेंगे? या तो गवर्नमेंट कहेगी हमें कटोरा दे देगी, कि आदमी हम सब भीख मांगने लगी। अब रो क्यों रहे? बस अब हटेगा तो रोएंगे फिर, या तो मरेंगे, या गवर्नमेंट ये कहेगी हम यहाँ पे सबको फांसी लगा दे एक तरफ खड़ा करके। अभी तो सर्वे होना है, उसको हो सकता है कि उसका क्या रिजल्ट हो क्या ना हो। सर्वे तो हो रहा है, ये तो 150-200 साल से लगा आ रहे हैं बता रहे यहाँ पर। इससे पहले गवर्नमेंट ने सर्वे नहीं कराया, अब सर्वे की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर। ये देखिए, ये बेचारी बेवा औरत है, इसके 2 बच्चे हैं, ठीक है ना, और कान से बहरी भी है, और इसका ये देखिए, ये इसका ऑपरेशन होना है, कैंसर की इसमें शिकायत है। ये यहाँ पे, ये यहीं पे अपना बर्तन लगाती है, बोल नहीं पाती बेचारी। ये देखिए आप, एक दुकान में काम करती, जाके के दुकान काम करती, बहुत सारा जहाँ जाते अस्पताल दिखाती। बेचारी कहाँ जाएंगी ये बताइए। इतना अच्छा डॉक्टर बोले कि अभी नहीं हो गए, देखो कितना बड़ा जीते को, बोले खांसी रोकती है, खांसी बंद हो गए, कह रहे कि अभी नहीं होगा। बच्चे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटा। मशीन लगी है इसके कान में, इनका बच्चा करता है। मस्जिद के आगे दीनी चीज़ें बिकती है, ये चीज़ें और कहीं नहीं बिक सकती। इसके अलावा कोई माहौल ही नहीं है इसका, तो यहाँ के अलावा कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते। या तो शाही गेट या फिर दिल्ली गेट, मरेंगे तो यहीं पे, जिएंगे तो यहीं पे। अगर अचानक कोई हमारे साथ इस तरीके की वारदात हो जाए या हादसा हो जाए कि भाई चलो जी सर्वे के नाम पे हटा दिया जाए या उजाड़ दिया जाए, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो गवर्नमेंट से यही मुतालबा है भाई जैसे हम बैठे हुए हैं उस तरीके से हमें मतलब बैठ नहीं दिया जाए जो हम कारोबार कर रहे हैं। यहाँ से मतलब ये है कि हमें हटाया नहीं जाए, और जो वो कहेंगे उसमें हम करने को तैयार हैं। तो ये थे लोग जो यहाँ रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। अगर यहाँ पर एमसीडी का कोई एक्शन होता है तो इनकी ज़िंदगी पर जो डायरेक्ट एक्शन होगा वो मैंने आपको एज इट इज़ दिखाया है। कहने वाली बात ये है कि अगर एमसीडी इन लोगों को कोई और ऑल्टरनेट सोल्यूशन देती है या इनको कहीं और कोई जगह देगी फ्यूचर में, तो ऐसा होगा कि जामा मस्जिद की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी और इन लोगों की रोज़ी रोटी पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो याचिका करता हैं वो भी यहीं के रेजिडेंट हैं। अगर उन्होंने यहाँ पर कोर्ट का रास्ता अपनाया तो उन्होंने ये कभी शायद ना सोचा हो कि यहाँ पर जो गरीब अपनी छोटी छोटी दुकानें लगा रहा है, रोज़ाना 100-200 कमाकर अपने घर का गुजारा करता है, अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरता है, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की दवाई का खर्चा उठाता है, इन लोगों का आखिर होगा क्या? याचिकाकर्ता ने शायद ये सोचा होगा कि जामा मस्जिद के आसपास का पूरा इलाका साफ़ हो जाए, लेकिन उस सफाई में अगर ये गरीब पिस गया तो क्या होगा? और यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा
कि जब मरवाएगा अपना ही मरवाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वक़ार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, दिल्ली। जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास पिसती है। मेरे साथ याचिकाकर्ता जनाब अब्दुल अमीर अमीरो हैं, जिन्होंने इस वक्त पुरानी दिल्ली को हिलाकर रखा हुआ है। इनकी याचिकाओं में इतना दम था कि सीधा हाई कोर्ट ने एमसीडी को सर्वे के लिए ऑर्डर किए। अब मैं इनके साथ हूँ, एक्सक्लूसिवली बातचीत कर रहा हूँ और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनकी इस याचिका के पीछे असल मकसद क्या है, किसको ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या वाकई में ये चाहते हैं कि जेन्युइनली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, और इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट आखिर है क्या, वो आपको मैं डायरेक्टली इनसे ही सुनवाता हूँ। अमीर साहब, आपका स्वागत है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने क्या सोचकर ये याचिका डाली है और उसके पीछे मकसद क्या है? वकार भाई, बात ऐसी है, मेरा मकसद ये नहीं है किसी को हर्ट करना या किसी को परेशान करना या किसी से को प्राप्ति मांगना। मेरा मकसद ये है इलाके का ट्रैफिक ख़त्म करना। जो इलाके के लोग परेशान है, हाल है, उन परेशानी को दूर करना। अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आप करीब में देख ले, जामा मस्जिद के साइड में एक कस्तूरबा हॉस्पिटल है, वहाँ कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, वहाँ से निकल नहीं सकता। मेरे को किसी इमाम से या किसी आदमी से, किसी व्यक्ति से कोई क्रेज नहीं, कोई परहेज नहीं जी। मैं सबसे, हमारे नायमी इमाम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन कुछ हरकतें ऐसी हैं उनको देखते हुए हमें ये कदम उठाना पड़ा। अमीर साहब, आपको ये नहीं लगता कि दो जब बड़े हाथी लड़ते हैं तो घास पिस जाती है? नहीं, देखो, तो हाथी का, हम तो छोटे सा चींटी हैं, हम छोटी सा चींटी हैं, हम हाथी का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के रहमत से अल्लाह ने वो ताकत दी चींटी में, बड़े बड़ों को शिकस्त कर दिया। अब एक बात बताइए, एक तकरीबन आज मैंने बहुत सारे लोगों से वहाँ पे बात की है, उस बाज़ार में जाके लोगों से बात की, कुछ लोग विकलांग हैं, कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, 100, 200, 500 रुपए की रोज़ी है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये बद्दुआ का काम भी हो सकता है? देखो वकार भाई, मैं अपनी वीडियो मैंने पहले डाली है, मेरी वीडियो उठा के देख लो पिछली, जब मैंने कंप्लेंट 8 महीने पहले शुरू करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो उन्होंने मुझसे सवाल रखा था, या आप कोई टेबल पे बैठ के भी मामला हो सकता है। मैंने कहा टेबल इनके लिए भी खुली है, मेरे लिए भी खुली हुई है, जब मर जाए बढ़िया। कंप्रोमाइज़ किस तरह का अमीरो भाई? कंप्रोमाइज़ मेरा ये था, 20 दिन पहले मैंने एक कंप्लेंट डाली थी, वीडियो डाली थी, मैंने इसमें भी कहा था, मैंने अहमद बुखारी साहब, शमान बुखारी साहब, मैंने इनके व्हाट्सएप पे वीडियो डाली है, उन्होंने रिसीव भी करी है, उन्होंने देखी भी मेरी वीडियो। मैंने इनसे इंतजा करी, मैंने कहा मैं आपसे इंतजा करता हूँ, मैं सारी कंप्लेंटें वापस ले लूँगा, सारी कोर्ट की कार्रवाई वापस कर लूँगा, कोर्ट में नहीं जाऊँगा, आप ये कब्जा हमारे कब्जा मुक्त कर दीजिए जामा मस्जिद। आपको क्यों लगता है कि वो लोग ही इस कब्जे को करा रहे हैं, या आपकी इंटेंशन ये है कि वो अपील करें कि कब्जा हट जाए? क्या है इंटेंशन? मेरा कहने का मकसद ये था, जो इनके भाइयों ने, परिवार के लोगों ने कब्जा करा है पार्कों के अंदर, उसको ख़त्म करा दिए। मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा, ना कोई हाई कोर्ट में जाऊँगा, ना कंप्लेंट नहीं। अगर आपको दिल को ठेस पहुँची है, मैं इसकी माफ़ी मांग लूँगा। एक सवाल करना चाहता हूँ, मैंने वहाँ पर देखा गरीब लोग हैं जो रोज़ 200-300 रुपये घर कमा के ले जाते हैं, इनकी किसी की बेटी है, किसी का कुछ है। आपकी इस याचिका का जो तीर अब निकल चुका है, जो वापस शायद अब नहीं आ सकता, ये बात आप भी मानते हैं, जब उनके घर उजड़ेंगे, उनके पेट पे लात पड़ेगी, आपको लगता है गवर्नमेंट के साथ, उनके साथ भी कोई इंसाफ होना चाहिए? मैं, देखो, एक बात आपने बहुत बढ़िया करी है, मैं आपकी इस बात को तायद करता हूँ। गरीब आदमी 200-300 कमाता है, मैं चाहता हूँ 2000 रुपये कमाए रोज़ के। वो कैसे? जो वहाँ से प्राप्ति करते हैं वो ख़त्म हो जाए, गरीब आदमी फ्री में लगाए। कितने रुपये रोज़ होएंगे? 200 रुपये, 2000 रुपये रोज़ बचेंगे, सिर्फ इन दलालों को देने के बाद। क्योंकि अब मामला कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है, सर्वे होने वाला है, ये तो साफ़ ही हो जाएंगे। अब नहीं, साफ़ हो जाएंगे, इनकी गलती है। मैंने इनसे हाथ जोड़ कर कहा, मैं देख लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं मुझसे बाद में मत कहना। वो डिमांड और मांग क्या थी? मैंने 2 लंबा गेट से सीधा पटरी पास कर दो, क्लियर कर दो, बीच का जो पट्टी, बीच का हिस्सा, सीढ़ियाँ छोड़ दो, चलने के लायक हो जाए, साइडों में भी लगा लो। जो बीच के आदमी हटे, वो बीच के आदमी को हट के वो साइडों में एडजस्ट, जो पटरियाँ लगेंगी उनमें एडजस्ट कर दो। इसके 6x4 का, उसका 3x3 का कर दो, बीच में पटरी एडजस्ट कर दो। तो ये सोल्यूशन था आपके पास? सोल्यूशन था। मैंने पहले, मेरे कम से कम 9 वीडियो है, 9 वीडियो है मीना बाजार के ऊपर, अपने सोल्यूशन दिए, मैंने बार बार दिया है। आप उनके चक्कर में, दलालों के चक्कर के अंदर, उनके दलालों की दलाली खत्म हो रही थी, उन्होंने गरीब आदमियों को मरवाया। वो समझ रहे मैं गुनहगार हूँ, गुनहगार मैं नहीं हूँ भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार मैंने आपसे इंतजा करिए, गुजारिश करिए, हाथ भी जोड़े, मेरे से बार बार मत कहना, मुझसे बाद में खता मत देना, मेरे को कभी दोष दो।
मैं साइड में लगा लो, बीच की पटरी छोड़ दो, मैं तुम्हारा मुद्दा ही खत्म कर दूंगा। कैसे खत्म होगा? अब तो कोर्ट नहीं, ने पहले- एमसीडी को, अब तो तीर निकल चुका है। नहीं नहीं, अब तो तीर निकल गए तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो कोर्ट के पाले में चली गई। आप दोनों की अदावत में, बड़े बड़े लोगों की अदावत में सब पिस गए हैं आप, क्योंकि तीर तो निकल चुका। देखो ऐसा है, एंगेजमेंट तो एंगेजमेंट है विकार भाई जी। मेरे से इन्होंने वादा करा था, हमने मीटिंग हुई थी सबसे पहले कंप्लेंट लगाने से पहले, इन्होंने प्रॉमिस करा था भाई 20 की पटरी हम हटा देंगे, साइडों में हम लगा देंगे। मैं कहा जाओ बात खत्म। एक सवाल मेरा और है कि अगर आप ये देखिए कि आपकी याचिका ने जी दरगाह फैसला ही, वैसे भी अभी हाल ही में उसका जो इलीगल कंपाउंड जो डेमोलिश हुआ, उसके बाद अचानक से जामा मस्जिद वाला मुद्दा हाईलाइट हो गया। कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे हैं कि ये एक सुनियोजित प्लानिंग है, आप जो कर रहे हैं वो बीजेपी के लिए कर रहे हैं। देखो ऐसा है, मैं आपको किसी के आपने जो बात की है वो सही की है। मैं किसी बीजेपी वाले के कहने पे नहीं, मैं अपनी मर्जी का कहता हूँ। मेरा अपना कड़वा मिजाज है। मैं पार्टी में बीजेपी में हूँ, रहूँगा, कल भी हूँ, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। मेरी अपनी सोच है, मेरा अपनी मिजाज है, मेरा अपने साथियों से, मेरे जो वहाँ के परिवार के लोग हैं उनसे सबसे मेरा मिजाज मिलता है। मेरे किसी पार्टी वाले ने मुझसे कुछ नहीं कहा। आज अहमद बुखारी पे मैंने हाथ रखा या जामा मस्जिद पे कमेटी पे हाथ रखा, इंगेजमेंट पे हाथ रखा, सही बात की है, गलत बात की है मैंने, उस पे मैंने हाथ रखा तो मैं आज मैं बीजेपी का हो गया। कल मुख्तार अकबर नकवी के खिलाफ मैंने केस डाला हाई कोर्ट के अंदर, 167 करोड़ 99 लाख रुपए लाया, तब बीजेपी का नहीं था मैं। जब मैं देखता हूँ कोई चीज़ गलत है, मैं कोई पार्टी नहीं देखता हूँ, ना कोई संस्था देखता, ना कोई आदमी देखता। खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उसके लिए मैं हक के लिए मैं खड़ा हो जाता हूँ। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट क्या है कुछ भी हो। मैं चींटी से हाथी से टकराना, हाथी से टकरा जाऊंगा, मैं मरना मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पसंद है। मैंने अपने एक प्रोजेक्ट बनाया, सर्वे बनाया, अपने ऊपर सर्वे करके नक्शा बनाया। नक्शा मैंने 8 महीने पहले बना चुका था। जब मैंने इनको बार बार अपील कर रहा था, देखो मैं नक्शा वगैरह बना रहा हूँ, जिसके अंदर अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मैंने अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। मैं अपना प्रोजेक्ट सीएम को पहुँचाना है, कमिश्नर को पहुँचाना है, अपने मेंबर पार्लियामेंट को पहुँचाना है। उस प्रोजेक्ट में क्या है? उस प्रोजेक्ट में मैंने ये कहा है, ये हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर करे हैं, इसके ऑर्डर के बाद जो भी एक्शन हो जाए, ये ज़्यादा साफ हो जाए, उसके बाद मैं चाहता हूँ जैसे लोग इंडिया गेट पे जाते हैं, ऐसे हमारे तमाम जामा मस्जिद के इलाके के लोग मटे मिल के पूरे दिल्ली के लोग यहाँ आए, पार्क बने, खूबसूरत पार्क बने, झूले लगे, लाइटें लगे, और वर्कआउट टॉयलेट हो, स्वच्छ टॉयलेट होना चाहिए, झूले वगैरह लगे, लोग इंडिया गेट बाहर एक वॉकिंग पार्क होना चाहिए। और नीचे जो 3 नंबर गेट पे जो हमारे फॉरेनर्स वगैरह आते हैं, इनसे लिंक भी आएगी, वो लगाएं। और जितने 3 नंबर गेट से हटा के पार्किंग 2 नंबर गेट पर लाए, वहाँ पार्किंग बनाए, जो भी आए अपनी गाड़ी लेके वहाँ अंदर पार्क करे। एजुकेशन हमारी कम हो गई, खाने की दुकानें ज़्यादा हो गई। दुकानें हमने अपने बचपन में देखते थे, उर्दू बाज़ार के अंदर सारी किताबें उर्दू की मिला करती थी, कायदे कानून आते थे, सब कुछ लाते थे, वो सब मिलता था। 40-50 साल से कोई नहीं है, गिनती की पटरी होती थी वहाँ पर। आज तुम देख लो पैर रखने की जगह नहीं है। और वहाँ पर 40-50 साल से नहीं, यहाँ इनको जितनी भी पटरी वाले यहाँ बैठे हुए जो मुआवजा ले चुके हैं, यहाँ से जा चुके थे, ये मुआवजा ले चुके हैं, इनके तेबाजारी इनको आगे अलॉट करा दी थी अब्दुल्ला बुखारी के टाइम में भी, अहमद बुखारी के टाइम में भी। वहाँ से हटी पटरियाँ और आगे जाके इन्होंने पटरियाँ ले ली। ये अपनी वो बेच कर आके कुछ लोग, कुछ उन्होंने वहाँ बैठे हुए और उन्होंने आके यहाँ दोबारा कब्जा कर लिया। अब बार बार इनको गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, गरीब आदमी, तो मालदार आदमी को मार दोगे क्या? इनका कोई हक नहीं है इलाके वालों का। 99% ये मैं 90% कह रही हूँ, सब यूपी बिहार के। दिल्ली का कितने आदमी की पटरी है, वाल सिटी एरिया के कितने लोगों की पटरी है। हमारे अगर फ़ायदा उठाना है तो वाल सिटी एरिया के लोग उठाएंगे ना, हम जाके बिहार में लगाने देंगे। शुक्रिया आपका, आपने बहुत सारी डिटेल्स आपने दी हैं और ये पक्ष आपका मैंने पूरी तरह से रखने की कोशिश की है। ये हैं अब्दुल अमीरो, जो याचिका करता है जामा मस्जिद इलीगल इंक्रोचमेंट के अंदर, और इनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और ख़बर जो मैंने आपको दिखाई है, मैंने वहाँ के लोगों से बात की, ज़मीन पटरी वालों से बात की, सभी से बात करने के बाद दूसरा पक्ष जो आपके सामने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रखा है, इनका यही कहना है कि उस बाज़ार की हिस्ट्री आपके सामने एज इट इज़ रख दी गई है। आप डिसाइड कीजिए कि आगे क्या होना है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, दिल्ली। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।